हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। सीटेट पेपर 2 साइंस की नेक्स्ट क्लास है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। प्रीवियस क्लास में आप सभी ने पढ़ा है खाद्य पदार्थ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है भोजन के घटक, फूड ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पर आप सभी लोग आगे देखेगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। तो प्रीवियस क्लास में आप सभी ने खाद्य पदार्थ के बारे में देखा है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में मछली तथा सब्जियां हो सकती। तो यहाँ पर भोजन के प्रकार बताएं कि भोजन निम्न प्रकार के होते हैं। कुछ लोग दाल, चपाती, बैंगन का भरता, चावल खाते हैं, तो कुछ लोग चावल सांभर खाते हैं, साथ में भिंडी लेते हैं। कुछ लोग अप्पम, मछली और सब्जी खाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं क्रियाकलाप फर्स्ट में। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल है। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि जो आहार है ये भिन्न प्रकार का होता है। सभी का आहार अलग अलग हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। यहाँ पर व्यंजन को छाटने की बात की है। जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो, देखिए कब नहीं ले पाते, जब आप बाहर होते हैं या आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा है, जो घर के बाहर रहते हैं, जो ज्यादा ट्रेवल करते हैं, तो वो जो खाने की चीजें हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, वो अपने साथ नहीं रख पाते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर प्रयोजन बताया गया है कि आप जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, तो इसके लिए आप सभी का जो आहार है, एक अच्छी डाइट की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों से या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण होते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुचांश तथा जल भी शामिल है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। जो आप खाना खाते हैं, क्या इसमें सभी खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। पोषक की यहाँ पर उपस्थित की बात की गई कि पोषक में कौन से तत्व उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को देखना है कि कौन सी चीजें किससे बनी हुई हैं और किसको क्या मिलाकर बनाया जाता है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आप सभी लोगों को परीक्षण करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? यहाँ पर जो विलयन है, आयोडीन है, कॉपर सल्फेट है और कास्टिक सोडा है।
इसके साथ साथ आप सभी को कुछ परख नली, एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करेंगे। एक तरफ आप पकी हुई सामग्री पर करेंगे और दूसरी तरफ आप कच्ची सामग्री पर। पकी सामग्री में जैसे आपका भोजन हो गया, कुछ भी, किसी पर भी परीक्षण आप कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए, किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं आप उन्हें चखें ना और इन्हें खाने का प्रयास भी ना करें। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी विधि से तैयार करा सकते हैं ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ है इसमें आप सभी को जांच करके देखना है कि किस में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है? मंड है तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अब यहाँ पर परीक्षण करने के लिए आपको क्या करना है? आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। तो यहाँ पर आप सभी को आयोडीन का तनु बनाना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? एक परख नली लेना है। परख नली में आप सभी को आधी परख नली पानी से भर देनी है, ठीक है। आधी परख नली पानी से भरनी है और कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिलानी है। कॉपर सल्फेट विलयन के लिए आपको क्या करना है? 100 मिलीलीटर जल लेना है। 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। जो कॉपर सल्फेट विलयन है ये 100 मिलीलीटर जल तथा 2 ग्राम कॉपर सल्फेट के घोल से बन जाता है। नेक्स्ट है 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। तो ये जो 2 से 3 पॉइंट है इन्हें आप सभी लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। मंड के लिए परीक्षण आपको करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि जो मंड की उपस्थिति को आप कैसे पहचान सकते हैं? तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है कि तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 ड्रॉप आपको खाद्य पदार्थ में डालना है और जो इसमें परिवर्तन हो तो इसमें काला रंग हो जाए या नीला रंग हो जाए। काला या नीला रंग क्या दर्शाता है? मंड की उपस्थिति। अब आपको यहाँ पर प्रोटीन के लिए परीक्षण करना है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के परीक्षण की जांच के लिए आपको क्या करना है? यदि किसी खाद्य पदार्थ है सॉलिड अवस्था में है तो या तो आप उसका पेस्ट बना लीजिए या उसे चूर्ण उसका बना लीजिए। इसके बाद में खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। जो आपने चूर्ण बनाया है उसको पीसकर एक परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब आपको क्या करना है कि ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। जो आपने खाद्य पदार्थ लिया है उसको आप सभी ने पीसा है, पीसकर उसको अच्छी तरह से मसलकर एक चूर्ण को साफ करके परख नली में डाला है और उसमें 10 बूंद पानी डाला है। इसके बाद में जो परख नली है इसमें 2 से 3 बूंद आप सभी ने कॉपर सल्फेट का विलयन डाला है और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन डाला है। इसको क्या करना है? अच्छी तरह हिलाना है और कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा है? परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है। बैंगनी रंग
खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यदि आप सभी से पूछा जाए कि बैंगनी रंग किसको दर्शाता है, इसमें कौन सा ऐसा तत्व है, तो आप क्या बताएंगे कि प्रोटीन है। प्रोटीन बैंगनी रंग को दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अब वसा के लिए परीक्षण करेंगे कि आप कैसे बताएंगे कि इसमें वसा है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। वसा को क्या करना है, जो खाद्य वसा परीक्षण के लिए आपको क्या करना है, जो खाद्य पदार्थ है उसकी कुछ मात्रा आपको लेनी है और एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटना है। और यहाँ पर आप सभी को ध्यान भी रखना है, ध्यान क्या रखना है कि कागज ना फट जाए, जो खाद्य सामग्री है, जो खाद्य पदार्थ है वो बाहर निकल जाए। आप कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो आपने कागज पर खाद्य पदार्थ लिया है उसको आप सभी ने कूटा है। यदि इसमें जो ऑयल के दाग हैं, ठीक है, यहाँ पर जो तेल के धब्बे हैं, ये यदि कागज पर रह जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? अब यहाँ पर आप सभी को प्रकाश के पास लाना है, ठीक है। अब यहाँ से जो ये प्रकाश से बाहर निकलेगा, धुंधला धुंधला प्रकाश जो बाहर निकलेगा, तो इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हैं कि कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। कागज पर आपने कोई खाद्य सामग्री रखा, उसे कूटा उस पर, और यदि उस पर आप लोगों को खाद्य पदार्थ के जो तेल के धब्बे हैं वो दिखाई दे, तो इसमें क्या होगा, वसा होगी। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए। कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया तो सूख जाए। इसके बाद में यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। तो वसा का जो पता लगाने के लिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि वसा आप कैसे पहचान सकते हैं, तेल के धब्बे होना, ठीक है। यदि तेल का धब्बा नहीं है तो उस खाद्य सामग्री में वसा नहीं है। नेक्स्ट है, ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? अब यहाँ पर पोषक तत्व की बात की है कि क्या खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं अथवा नहीं होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? पोषक तत्व तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था, ठीक है। किसके लिए परीक्षण किया है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए। प्रोटीन के लिए कौन सा रंग होता है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। जो खाद्य पदार्थ में देखिए विटामिन भी होते हैं और कुछ खनिज लवण भी होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो हमें क्यों आवश्यकता होती है, ये यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है ये ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट के तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ खाद्य स्रोत है। कौन कौन से हैं? बाजरा, ये बाजरा है, ये चावल है बीच में, ये मक्का है, ये गेहूं है, आलू, शकरकंदी, ये गन्ना, पपीता, तरबूज और आम है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, इन तत्वों में ये जितने भी खाद्य पदार्थ हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर आप सभी ने वसा के स्रोत में देखा है कि पादप स्रोत है और दूसरा यहाँ पर बी पॉइंट में क्या है, जंतु स्रोत है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये प्रोटीन के स्रोत हैं, ठीक है। ये क्या है? प्रोटीन के स्रोत हैं। जैसे इसमें सोयाबीन है, मटर है, चना है, मूंग है, ये मूंग है,
तुअर दाल है, राजमा है। तो ये सभी क्या है, ये प्रोटीन के स्रोत है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये जंतु स्रोत है, जो जंतु से प्राप्त होते हैं। पनीर है, मछली, मांस, दूध, अंडे, ये सभी क्या है, जंतु स्रोत है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर की वृद्धि के लिए और शरीर के स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है इसको क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आप सभी लोग विटामिन भी देख सकते हैं कि विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिनों के जितने भी विटामिन के समूह हैं उन्हें क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि अभी आप सभी ने देखा है कि अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और जो विटामिन होती है अस्थियों मतलब यहाँ पे हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन यहाँ पर आप सभी ने देखा है चित्र में। यहाँ पर विटामिन से भरपूर भोजन कौन कौन से? दूध है, मक्खन है, मांस है, मछली है, अंडे है। यहाँ पर विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं? टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, अमरूद में भी विटामिन सी होता है, मिर्च में भी विटामिन सी होता है, आंवला में विटामिन सी होता है और नींबू में भी विटामिन सी होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। आप सभी से पदार्थ पूछे जा सकते हैं कि किस पदार्थ में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आयोडीन के स्रोत कौन कौन से हैं। आयोडीन किस में पाया जाता है? पालक में होता है, अदरक में है, मछली में है। और जो फास्फोरस के तत्व हैं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि दूध है और यहाँ पर केला है, चावल है, मिर्च है। और कैल्शियम के स्रोत यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जैसे दूध है और अंडा है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि विटामिन डी का अन्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत जो आप सभी ने चित्र में देखे हैं दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, पोषक होते हैं तो वही पोषक तत्व है। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। यहाँ पर कहा गया है कि कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। किसमें? कच्ची सामग्री में। उदाहरण के लिए जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। चावल को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन कहते हैं, समृद्ध भोजन। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे कौन से होते हैं? आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे किस नाम से जाने जाते हैं? रुक्षांश के नाम से। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। जो रुक्षांश की पूर्ति किससे होती है? पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? साबुत खाद्यान्न मतलब समूचे की यहाँ पर बात की गई है। दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है। तो यहाँ पर जो देखा है आप सभी ने, जो रुक्षांश वो क्या है? आहारी रेशे हैं।
जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। जल हमारे शरीर को सहायता प्रदान करता है पोषकों को अवशोषित करने में। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। कौन करता है? जल करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपने जल मतलब पानी पिया है, दूध पिया और चाय पिया। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। कोई अन्य स्रोत है जो हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप यहाँ पे 3 में बताया गया है कि एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? तो बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्रियाकलाप कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा छीला या मसला जाता है तब ध्यान पूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? ठीक है, अब यहाँ पर जो पानी की मात्रा नहीं है तो आपको देखना किस में नहीं है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। जो फल सब्जी होते हैं इसमें पानी की मात्रा होती है, तो कुछ हद तक पानी की मात्रा इसकी पूर्ति हो जाती पानी की मात्रा की। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। जैसे आपने कोई सब्जी पकाई तो डाल दिया, दाल पकाई तो आपने डाल दिया। तो ये जो खाद्य पदार्थ है इसमें पानी आप डालते हैं, जल डालते हैं। अब यहाँ पर संतुलित आहार, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। पूरे दिन जो आप सुबह से शाम तक खाते हैं, रात तक खाते हैं, उसे संतुलित पूरा एक आहार कहा जाता है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक और ना ही कम, मतलब संतुलित आहार लेना चाहिए। किसी मतलब कोई पोषक तत्व हो उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो इससे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। एक जो बैलेंस डाइट की यहाँ पर बात की गई है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्गों के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर आप सभी ने देखा कि आप आहार क्यों करते हैं और यहाँ पर क्या बच्चे और बड़े सभी का जो आहार है प्रत्येक आयु वर्ग मतलब अलग अलग आयु वर्ग की बात की गई तो सभी का आहार एक है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज में जैसे क्या है? मूंग व चना है। किण्वित भोजन है। किण्वित भोजन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारतीय भोजन जैसे क्या हो जाएगा? इडली हो जाएगा। आटे का मिश्रण मिस्सी रोटी कहते हैं। थेपला अनाज व दालों से बना होता है। जो मिस्सी रोटी है थेपला अनाज व दालों से बना होता है। केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध। सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। मतलब कम खर्च में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके अब यहाँ पर पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं जो आप सभी ने देखा है? क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? तो पोषक तत्व ना नष्ट हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे भोजन पकाना चाहिए जो पोषक तत्व है वो नष्ट ना हो। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और
फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि यदि आप सभी लोग हरी सब्जियों को उन्हें काट कर उन्हें जो छिलके होते हैं उन्हें हटाकर यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तो इसमें कुछ विटामिन जो पोषक तत्व होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं। जो इसमें कुछ खनिज लवण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें पोषक तत्व की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है, हम यह भी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। अभी आपने जो खाना आप पकाते हैं या आप जो बनाते हैं उसमें जब आप उसे ज्यादा देर तक पकाते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है, बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। अब उसमें जो आपने पानी डाला है, थोड़ी देर के लिए आपने पकाया है, उसके बाद में वो पानी आप यदि फेंक देते हैं तो उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, उनकी हानि हो जाती है। वो जब पानी फेंक देते हैं तो उसमें प्रोटीन और जो खनिज लवण होते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। यहाँ पर जो विटामिन सी की बात की है, खट्टे फलों में पाया जाता है। ये जो आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाते हैं, मतलब गर्म चीजों में नष्ट हो जाते हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है, इसकी अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। अधिक ऊर्जा कौन देने की बात यहाँ पर की जा रही, किसकी अपेक्षा की बात की जा रही, तो कौन देगा यहाँ पर, वसा युक्त भोजन देगा। क्या ऐसा नहीं होता है? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन हमारे शरीर के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ज्यादा फैट वाली चीजें खाते हैं तो बॉडी में फैट दिखने लगता है, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। यदि शरीर में अधिक वसा हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, मोटापा का कारण क्या होता है, अधिक वसा युक्त भोजन होता है। अभावजन्य रोग, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि कमी लंबी अवधि तक रहे तो वह व्यक्ति इसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। देखिए, जो शरीर के लिए जो पोषक तत्व है वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। यदि कोई भी चीज कम हो जाती है तो इसका जो प्रभाव है शरीर पर दिखने लगता है। पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। किसी के अभाव में रोग होना, कमी में रोग होना, उसको क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि, मतलब उसकी वृद्धि नहीं होगी, रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बालों के रंग का उड़ना, मतलब बालों के रंग उड़ जाएंगे, जैसे या ब्लैक है तो ग्रे कलर हो जाएंगे, और त्वचा की कुछ बीमारियां हो सकती हैं और पेचिश भी हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय से अनुपस्थित, मतलब कमी की बात की गई है, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, मतलब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी यहाँ पे 2.3 में दर्शाए गए हैं।
सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कुछ पोषक तत्व हैं जो यहाँ पर होने अनिवार्य हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? क्षीणता, दृष्टिहीन मतलब कम दिखाई देना, कमजोर दृष्टि हो सकती है, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। इसके लक्षण कौन से हैं? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, मतलब यहाँ पर आपको एनर्जी नहीं रहेगी। विटामिन सी, स्कर्वी रोग होता है। इसके लक्षण क्या है स्कर्वी रोग के? विटामिन सी के मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थियां एवं दंत क्षय, दांतों से संबंधित रोग, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसे जो गले में ग्वाइटर होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आती है। लौह तत्व की कमी, जो आरक्तता, खून की कमी, इसमें क्या हो जाता है? व्यक्ति कमजोर हो जाता है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक संतुलित आहार के लिए आपको क्या चाहिए? बेरी बेरी मतलब विटामिन बी1 चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक तत्व, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड और विटामिन। मतलब यहाँ पर जितने भी विटामिन दिए हुए हैं इन सभी की एक संतुलित आहार, जो एक संतुलित डाइट होती है, तो उसे आप सभी को लेना चाहिए। ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।